वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम क्लास 12th में पढ़ेंगे एड्रिनल ग्रंथि के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियों में यह ग्रंथि जो है वह ग्रंथि हमें पढ़नी है, वो कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि के बारे में ध्यान दें तो इस ग्रंथि की सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर उपस्थित होती है। तो आप ध्यान दीजिए कि प्रत्येक वृक्क के ऊपर उपस्थित होती हैं, प्रत्येक वृक्क के ऊपर उपस्थित होती हैं, प्रत्येक वृक्क के ऊपर उपस्थित होती हैं। और इसमें इनकी संख्या होती है, वह मनुष्य में कितनी होती है? तो इनकी संख्या मनुष्य में एक जोड़ी होती है। तो एक जोड़ी ये संख्या में होती है और प्रत्येक वृक्क के ऊपर उपस्थित होते हैं। जैसे कि मनुष्य की वृक्क की इस प्रकार की संरचना होती है, ये वृक्क है, इस वृक्क के ऊपर आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से एक ग्रंथि दिखाई देती है और इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। तो इस प्रकार की ग्रंथि हमें दिखाई देती है। इस ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये वृक्क के ऊपर उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार की ग्रंथि होगी उसे हम क्या कहेंगे? अधिवृक्क ग्रंथि। यानी ये कितने जोड़ी होती है? एक जोड़ी वृक्क होते हैं, तो एक जोड़ी वृक्क के ऊपर इनकी संख्या भी कितनी होगी? एक जोड़ी होती है। ध्यान दीजिए यह ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि की जो आंतरिक संरचना होती है उसमें आप देखेंगे तो दो भाग होते हैं। यानी इसकी आंतरिक संरचना होगी, उसके कितने भाग होते हैं? तो आप क्या ध्यान देंगे? इसकी आंतरिक संरचना के दो मुख्य भाग होते हैं। तो इसकी आंतरिक संरचना के दो मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं? तो आप ध्यान दीजिए, एक भाग होता है जो कि इसके आंतरिक भाग में उपस्थित होता है और एक बाहर के भाग में उपस्थित होता है, बाहरी भाग उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से आंतरिक भाग और दूसरा कौन सा भाग होगा? बाह्य भाग। और इसका बाह्य भाग होता है उसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। बाह्य भाग को हम क्या कहेंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। जबकि भीतरी भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एड्रिनल मेडुला कहा जाता है। तो इसके दो भाग होते हैं, एक एड्रिनल मेडुला और दूसरा भाग कौन सा? ध्यान रखना है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये दो भागों से मिलकर के बनी हुई होती है। यानी जो बाहर का भाग होता है उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहेंगे, भीतर का भाग होता है उसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं। इन दोनों की उत्पत्ति भी अलग अलग होती है, अर्थात इन दोनों की उत्पत्ति होगी उसे समझ रूप से हम क्या कहेंगे? एक्टोमीजोडर्मल उत्पत्ति होती है। तो ये ग्रंथि होगी, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार की होती है? एक्टोमीजोडर्मल इनकी उत्पत्ति होती है। यानी ये ग्रंथि होगी, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार की होती है? एक्टोमीजोडर्मल इनकी उत्पत्ति होती है। इनके आप ध्यान दें तो संरचना में आप ध्यान देंगे कि इसकी संरचना होती है उसमें दो मुख्य भाग होते हैं। एक तो भाग होगा जो कि कहाँ पर उपस्थित होता है? बाहर की ओर उपस्थित होता है, जिसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। दूसरा भाग होता है जो अंदर की ओर उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एड्रिनल मेडुला कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है। यह भाग है जो कि बाहर की ओर उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो बाहर का भाग होगा जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। जबकि ये भाग होता है, ये कुल जो ग्रंथि का भाग होता है उसका 80 से 90% भाग का निर्माण करता है। जबकि दूसरा भाग होता है जो कौन सा होता है? तो आप ध्यान दीजिए, दूसरे भाग को हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला। तो सेकेंड भाग होगा वह कौन सा होगा? एड्रिनल मेडुला भाग होता है। और एड्रिनल मेडुला भाग होता है वह 10 से 20% भाग का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये दो भागों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। पहली ध्यान दीजिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग ये बाह्य भाग होता है, बाह्य वल्कुटीय भाग होता है। किससे निर्मित होता है? वल्कुट से निर्मित होता है, वल्कुटीय भाग होता है। बाह्य वल्कुट भाग होता है उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। जबकि भीतरी जो मध्यांश भाग होता है, भीतरी मध्यांश भाग होगा, उस मध्यांश भाग को हम क्या कहते हैं? भीतरी मध्यांश भाग होगा उसे हम क्या कहते हैं? मेडुला कहा जाता है। ध्यान दीजिए ये जो कॉर्टेक्स भाग होता है इसमें कॉर्टेक्स में सहयोजी उत्तक होंगे और कॉर्टेक्स के उत्तक होते हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार की होती है? तो आप ध्यान दीजिए, इनकी उत्पत्ति या उद्भव होता है वह भ्रूणीय मीजोड्रम से होता है। तो इनकी उत्पत्ति किस प्रकार की होगी? भ्रूणीय मीजोड्रम से होती है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार की होगी? भ्रूणीय मीजोड्रम से होती है। जबकि जो एड्रिनल मेडुला भाग होता है इसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो आप ध्यान दीजिए, इनकी उत्पत्ति होती है वो भ्रूणीय
एक्टोडर्म से होती हैं। देखो ये तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ भाग होता है, इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस भाग की उत्पत्ति होगी वो किस प्रकार की होगी, एक्टोडर्म से होती है। तो इस भाग की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होगी। ध्यान दीजिए जो एड्रिनल मेडुला भाग है, इस मेडुला भाग के द्वारा दो प्रकार के मुख्य रूप से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। इनके द्वारा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं जिन्हें हम एड्रीनलिन एवं नॉर एड्रीनलिन हार्मोन कहते हैं। एड्रीनलिन एवं दूसरा आपको कौन सा ध्यान रखना है, नॉर एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावण इनके द्वारा किया जाता है। तो एड्रीनलिन एवं नॉर एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावण है वह किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, तो आप ध्यान दीजिए एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स जो मेडुला भाग होता है उसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं एड्रिनलिन एवं नॉर एड्रिनल हार्मोन। यहाँ आप ध्यान दीजिए यह जो भाग होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग, इसको अगेन 3 भागों में बांटा गया है। अगेन कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। जो बाहरी भाग होता है इसका सबसे बाहर का भाग होगा, बाहरी भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जोना ग्लोमेरुलोसा कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, जोना ग्लोमेरुलोसा कहा जाता है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा ये सबसे बाहरी भाग होता है। उसके बाद में ध्यान दीजिए मध्य भाग होता है, उस मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना जोना फेसिकुलेटा कहते हैं। तो इस प्रकार से जोना फेसिकुलेटा किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान दीजिए मध्य भाग को। जबकि इसका भीतरी भाग होता है, भीतरी भाग सबसे अंदरूनी भाग होता है, उस भीतरी भाग को हम इसका क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है भीतरी भाग होगा उसे हम जोना रेटिकुलेरिस कहा जाता है। तो इस प्रकार से जोना रेटिकुलेरिस के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये 3 भागों में बंटा हुआ होता है, 3 भागों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहला भाग है कौन सा, बाहरी भाग, जिसे हम जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। इस भाग के द्वारा आपको ध्यान रखना है जो हार्मोन स्रावित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो इस भाग के द्वारा स्रावित हार्मोन होगा वह कौन सा होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का स्रावण किया जाता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का स्रावण किया जाता है। इसके द्वारा कौन सा हार्मोन का स्रावण किया जाता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का स्रावण इस भाग के द्वारा किया जाता है। जबकि आप ध्यान दीजिए मध्य भाग होता है जैसे जोना फेसिकुलेटा कैसे हैं, इस भाग के द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का स्रावण किया जाता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का स्रावण किया जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का स्रावण किया जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का स्रावण इस भाग के द्वारा किया जाता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है वह जोना फेसिकुलेटा के द्वारा स्रावित किया जाता है। जबकि आप ध्यान दीजिए भीतरी भाग होता है इसके द्वारा लिंग हार्मोन का स्रावण किया जाता है। तो इनके द्वारा कौन से हार्मोन का स्रावण किया जाता है, लिंग हार्मोन का स्रावण इसके सबसे भीतरी भाग के द्वारा किया जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग होगा उसके 3 भाग होते हैं। बाहरी भाग जिसे हम क्या कहते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा कहा जाता है। जबकि जो मध्य भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, जोना फेसिकुलेटा कहते हैं। जबकि भीतरी भाग होता है उसे हम जोना रेटिकुलेरिस कहते हैं। इसमें से जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का स्रावण किया जाता है, जबकि जो जोना फेसिकुलेटा होता है उसके द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का स्रावण किया जाता है। और जो भीतरी भाग होता है जोना रेटिकुलेरिस, इसके द्वारा लिंग हार्मोन का स्रावण किया जाता है। अब सबसे पहले ध्यान दें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के कार्य, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले ध्यान दें, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होता है इसके द्वारा शरीर में जल एवं लवण के संतुलन का कार्य किया जाता है। तो ये शरीर में जल एवं मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन शरीर में जल एवं खनिज लवणों के संतुलन का कार्य करता है। जल एवं खनिज लवणों के संतुलन का कार्य करता है, यानी जल एवं खनिज लवणों के संतुलन को बनाए रखने का कार्य है,
वह किसका होता है? तो आप ध्यान दीजिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का। नाम से स्पष्ट है, मिनरल मतलब खनिज लवण, यानी शरीर में जो खनिज लवण होते हैं, कौन कौन से खनिज लवण? सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है। तो इस प्रकार के खनिज लवण हैं, इनकी मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य है वो किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य हार्मोन, ये एक समूह है पूरा हार्मोन का, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोनों का एक समूह है। इसका मुख्य है, इस समूह का मुख्य हार्मोन एल्डोस्टेरोन है। इस समूह का मुख्य हार्मोन, इस समूह का मुख्य हार्मोन एल्डोस्टेरोन है। इस समूह का मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो आप ध्यान दीजिए, इस समूह का मुख्य हार्मोन एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। इस समूह का मुख्य हार्मोन कौन सा है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस समूह का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वह कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। यह एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, यह हार्मोन क्या कार्य करता है? तो आप ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। यह हार्मोन होगा, यह संग्राहक नलिका से, यह हार्मोन यानी एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन नेफ्रॉन की डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका एवं जो कलेक्टिव डक्ट होती हैं, यानी संग्राहक नलिका होती हैं, संग्राहक नलिका से जल सोडियम व क्लोराइड के पुनः अवशोषण को प्रेरित करते हैं। वह क्लोराइड के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, पुनः अवशोषण को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ध्यान दीजिए, पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। तो ध्यान दीजिए, यह जल एवं सोडियम तथा क्लोराइड के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, जबकि फॉस्फेट एवं पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है, जबकि फॉस्फेट एवं पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है, फॉस्फेट एवं पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, उत्सर्जन को ये क्या करेगा? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो इस प्रकार से रुधिर में सोडियम, क्लोराइड और जल की मात्रा को बढ़ाता है, जबकि आपको ध्यान रखना है पोटेशियम और फॉस्फेट के आयन के मात्रा को नियंत्रित करता है, कम करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन मुख्य हार्मोन है। इस हार्मोन का क्या कार्य है? तो आप क्या ध्यान दीजिए, नेफ्रॉन या जो वृक्क नलिकाएं होती हैं उसमें दूरस्थ कुंडलित नलिका एवं संग्राहक नलिका होती हैं, उससे सोडियम और पोटेशियम के नियमन का कार्य करता है। देखो, सोडियम और पोटेशियम पंप होते हैं, उनको ये एक्टिवेटेड कर देता है, जिसके कारण से सोडियम है उसका पुनः अवशोषण बढ़ जाएगा, जबकि पोटेशियम का उत्सर्जन है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये हार्मोन होगा। इस हार्मोन के द्वारा शरीर में लवण संतुलन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। लवणों की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य है वह किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? तो आप क्या ध्यान दीजिए, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से यह हार्मोन होगा वह शरीर में लवण संतुलन तथा आपको ध्यान रखना है रक्त परासरणी दाब होता है एवं रक्त दाब होता है उसका नियमन करता है। तो एक और ध्यान रख सकते हैं, यह हार्मोन शरीर में किस किस का संतुलन करता है? तो आपको ध्यान रखना है, शरीर में लवण का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। लवण संतुलन के अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए, तो यह हार्मोन होता है वह रक्त परासरणी दाब का नियमन करता है। रक्त दाब का नियमन करता है एवं रक्त दाब का क्या करता है? नियमन करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि हार्मोन के बारे में, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन और इनके कार्य कौन कौन से हैं। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के कार्य में आपको ये 3 कार्य ध्यान रखना है। शरीर में जल एवं खनिज लवणों के संतुलन को बनाए रखना। इस समूह का मुख्य हार्मोन एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। यह हार्मोन होता है, ये नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्रह नलिका से जल, सोडियम और क्लोराइड के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, जबकि फॉस्फेट एवं पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से इस हार्मोन की कमी के कारण से जो सोडियम और क्लोराइड होगा इनकी मात्रा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है। और जबकि जो अतिस्रावण होगा उसके द्वारा इनकी मात्रा होती है वह बढ़ जाती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किस हार्मोन के बारे में, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के बारे में। तो ये दोनों प्रकार के जो हार्मोन हैं वह हमें ध्यान रखना है। अगला हमें ध्यान रखना है
नेक्स्ट, और वो कौन सा ध्यान रखना आपको, सेकंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। तो सेकंड आप हार्मोन ध्यान दीजिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के कार्य। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के कार्य। इस हार्मोन के क्या क्या कार्य होते हैं उस बारे में ध्यान दीजिए। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होता है, यह हार्मोन सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। इस हार्मोन के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होती है उनके जो है उपापचय का नियंत्रण किया जाता है। इसके दो मुख्य हार्मोन हैं। इस समूह के दो मुख्य हार्मोन हैं। एक तो आपको जानना है कार्टिसोल हार्मोन और दूसरा कार्टिसोन हार्मोन। कार्टिसोल एवं कार्टिसोन हार्मोन, ये दो मुख्य हार्मोन हैं, वह इस समूह के अंतर्गत आते हैं। कार्टिसोल एवं कार्टिसोन हार्मोन, यह इस समूह के दो वेरी इंपॉर्टेंट मुख्य हार्मोन है, यह हमें ध्यान रखना है। इस जो हार्मोन है, इस हार्मोन के द्वारा आपको ध्यान रखना है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के जो उपापचय की क्रियाविधि है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, इन तीनों के उपापचय का नियंत्रण है वो किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होता है वह आपको ध्यान रखना है एमिनो अम्ल एवं वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल एवं आपको ध्यान रखना है वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल एवं वसीय अम्ल से ग्लूकोज के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। एमिनो अम्ल एवं वसीय अम्लों से ग्लूकोज के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है एवं रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। तो इस प्रकार से ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रियाविधि को यह हार्मोन बढ़ाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट उपापचय में कार्य करता है। यह हार्मोन एमिनो अम्ल वसीय अम्लों से ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है तथा रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। अगला ध्यान दीजिए प्रोटीन के बारे में। तो ये प्रोटीन के अपघटन को बढ़ाता है, प्रोटीन के अपघटन को प्रेरित करता है। प्रोटीन के अपघटन को क्या करता है, यह प्रेरित करने का कार्य करता है। एमिनो अम्लों की मात्रा को बढ़ाता है तथा प्रोटीन के अपघटन को प्रेरित करने का कार्य करता है तथा ये वसा के अपघटन को भी यह प्रेरित करता है, वसा के अपघटन को प्रेरित करता है। तो वसा के अपघटन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है वह कौन सा हार्मोन है, तो आप ध्यान दीजिए अपघटन को यह प्रेरित करता है। तो वसा के अपघटन को प्रेरित करता है तथा आपको ध्यान रखना प्रोटीन के अपघटन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है वह कौन सा हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होता है, इस हार्मोन के द्वारा आपको ध्यान रखना है प्रतिरक्षा, प्रतिनिषेधात्मक का कार्य किया जाता है। प्रतिरक्षा, प्रतिनिषेधात्मक का कार्य किया जाता है। प्रतिरक्षा, प्रतिनिषेधात्मक हार्मोन के रूप में यह कार्य करता है। अर्थात यह हार्मोन होगा, यह प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज के निर्माण को रोकने का कार्य करता है। उसके निर्माण को रोकने का कार्य करने वाला हार्मोन कौन सा होगा, तो आप क्या ध्यान दीजिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होता है यह हमारी प्रतिरक्षी तंत्र में प्रतिरक्षा या एंटीबॉडीज के निर्माण की प्रक्रिया को रोकने का कार्य करता है, उनको संदमित करता है। इस कारण से इसे प्रतिरक्षा, प्रतिनिषेधात्मक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको इनका कार्य ध्यान रखना है। ये प्रदाह प्रतिरोधी हार्मोन होता है। यह हार्मोन किस प्रकार का होता है, प्रदाह प्रतिरोधी हार्मोन होता है। अर्थात यह हार्मोन होगा, यह हार्मोन कोलेजन तंतुओं एवं WBC की क्रियाविधि को संदमित करके और प्रदाह क्रियाविधि को रोकने का कार्य करता है। प्रदाह क्रियाविधि का मतलब क्या होता है, जब भी कोई घाव लगता है उस स्थान पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, त्वचा लाल हो जाती है, इस प्रकार की क्रियाविधि को हम प्रदाह प्रतिरोधी क्रिया कहते हैं। और ये प्रदाह क्रिया होती है, उस प्रदाह क्रियाविधि होगी उसको रोकने का कार्य वो भी कौन सा हार्मोन करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन करता है। तो ये प्रदाह प्रतिरोधी हार्मोन के रूप में कार्य करता है। प्रतिरक्षा,
प्रतिनिषेधात्मक हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। इस कारण से इस हार्मोन का उपयोग है वह एलर्जी में किया जाता है। एलर्जी के उपचार में इस हार्मोन का उपयोग किया जाता है। इस हार्मोन का उपयोग अंग प्रत्यारोपण में भी किया जाता है। तो अंग प्रत्यारोपण में भी इस हार्मोन का उपयोग किया जाता है और प्रदाह प्रतिरोधी हार्मोन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि इस हार्मोन के बारे में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन एवं उनके कार्य के बारे में। अगला हमें ध्यान रखना है, और वो कौन सा ध्यान रखना है, तो अगला नेक्स्ट ध्यान रखना है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन होते हैं, ये किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं, तो आप ध्यान दीजिए जोना रेटिकुलरिस के द्वारा स्त्रावित होते हैं। लिंग हार्मोन है, आपको ध्यान रखना है नर एवं मादा दोनों प्रकार के हार्मोन स्त्रावित होते हैं। नर हार्मोन जो स्त्रावित होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन हार्मोन कहा जाता है। नर हार्मोन स्त्रावित होगा, उस हार्मोन को किस नाम से जानते हैं, एंड्रोजन हार्मोन के नाम से। जबकि मादा के द्वारा स्त्रावित हार्मोन होता है उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ईस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा कौन सा हार्मोन ध्यान रखना है, एंड्रोजन हार्मोन, ये दोनों प्रकार के हार्मोन इनके द्वारा स्त्रावित होते हैं। जो नर हार्मोन एंड्रोजन होता है वह नर जननांग के विकास में सहायक होता है, नर जननांग के विकास में सहायक होता है। जबकि आपको ध्यान रखना है जो मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन्स, यह मादा जननांग के विकास में सहायक होता है। तो मादा जननांगों के विकास में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो आप ध्यान दीजिए मादा हार्मोन एस्ट्रोजन्स, जबकि नर जननांगों के विकास में सहायक होता है वह कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन्स हार्मोन सहायक होता है। ये हार्मोन होंगे। तो इन हार्मोनों का सम्मिलित कार्य क्या ध्यान रखना है, बाह्य जननांगों के विकास, बाह्य जननांगों के विकास में ये क्या होता है, सहायक होते हैं। और आप ध्यान दीजिए लिंग हार्मोन के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है यौवनारंभ की क्रिया या यौवन क्रिया होती है, उस यौवन क्रिया को भी ये क्या करता है, प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है यह हार्मोन होता है ये पेशियों के विकास में भी सहायक होता है। पेशियों के विकास में भी ये हार्मोन होता है, वह हार्मोन सहायता करता है। तो पेशियों के विकास, बाह्य जननांगों विकास एवं यौन क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन है वह कौन सा हार्मोन है, लिंग हार्मोन है, जो कि जोना रेटिकुलरिस से स्त्रावित होता है। इस प्रकार के लिंग हार्मोन को गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन भी कहा जाता है। तो इस हार्मोन को हम गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के बारे में, जो कि जो जोना रेटिकुलरिस होता है उसके द्वारा स्त्रावित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, एड्रिनल या आदिवृक्क ग्रंथि के द्वारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग है उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं और इन हार्मोनों के कार्य क्या क्या हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग होता है, इस भाग के द्वारा स्त्रावित हार्मोन है उसमें जोना ग्लोमेरुलस से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन स्त्रावित किया जाता है, जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है, जबकि जोना रेटिकुलरिस से लिंग हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होता है, इस हार्मोन के कार्य हमने देख लिए, एक तो वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के उपापचय में कार्य करता है, दूसरा प्रदाह प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है, तीसरा हमने देखा ये आपको ध्यान रखना है प्रतिरक्षा प्रतिरोधी के रूप में या प्रतिनिषेधात्मक के रूप में कार्य करता है। फिर उसके बाद में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के हमने कार्य पहले भी देख लिए। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होते हैं, ये नाम से स्पष्ट है, ये हमारे शरीर में मिनरल्स की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। जबकि आपको ध्यान रखना है जो तीसरे लिंग हार्मोन होते हैं ये बाह्य जननांगों के विकास में और पेशियों के विकास में सहायक होते हैं। इस प्रकार से ये हार्मोन हैं ये हमारे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्त्रावित होते हैं कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में हम एड्रिनल मेडुला के द्वारा स्त्रावित हार्मोन एवं उनके कार्यों के बारे में तथा आदिवृक्क ग्रंथि के अल्प स्त्रावन और अति स्त्रावन हार्मोनों से कौन कौन से रोग होते हैं उस बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।